हाय एवरीवन, एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट एमटीएस एंड अदर पोस्ट की। और यदि आपने यूपीडब्ल्यूएससी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी फॉर्म अप्लाई किया है तो आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि आप सभी लोगों में हिंदी आनी है। हिंदी आप में बस ये फ़र्क है कि किसी में 15 नंबर की आनी है तो किसी में 30 नंबर की आनी है। लेकिन आपके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं और सिमिलर होते हैं। इसमें से हो सकता है कुछ ऐसे अभ्यर्थी हों जो कि दोनों परीक्षाओं में शामिल होने वाले हों, क्योंकि आपको पता है जूनियर असिस्टेंट यूपीडब्ल्यूएससी के जो कट ऑफ हैं बहुत ज़्यादा कम जाने की वजह से कैंडिडेट काफ़ी हैं जो कि मेंस का एग्ज़ाम देंगे। और आप सभी के जो एग्ज़ाम है लगभग चुनाव के बाद होंगे, चाहे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरे हों या तो फिर आप यूपीडब्ल्यूएससी में फॉर्म को अप्लाई किए हों। तो आइए इस वीडियो में हम हिंदी को देखेंगे। और आपको पता ही है कि जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलती है। ऐसे अभ्यर्थी जिनको सिर्फ आवश्यकता हो वही वहाँ पर जाके देख लें, अन्यथा आपको कोई आवश्यकता ना हो तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज ही एक ही वीडियो में हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम पूरे शब्द भेद को समझेंगे कि आखिर शब्द भेद होते क्या हैं। उसमें हम जब पढ़ते हैं तो हमको देखने को मिलता है यौगिक, रूढ़ शब्द, फिर आपको मिलता है विकारी, अविकारी शब्द। सब कुछ मेंशन करना स्क्रीन पे जो है पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ चीज़ें जो है आपको वीडियो के थ्रू ही पता चलेंगी कि और क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। और आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, इन सभी से क्या होता है डेफिनेशन नहीं आती है। आपको ये पता होना चाहिए कि उसके कितने प्रकार हैं, मतलब उसके कितने भेद होते हैं, किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि क्या है। ये सभी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मैं दे रही हूँ। आप इसको अगर ध्यान से सुनेंगे, याद करने से ज़्यादा आज की जो वीडियो वो समझने वाली है। हिंदी आसान होती है ज़रूर, लेकिन आपको उसको समझना पड़ेगा। समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इन सभी टॉपिक को जो कि आज आप पढ़ने वाले हैं। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं। देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे शब्द भेद जो है इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की किताब होगी तो आपको ये व्यू मिलता है, लेकिन सिर्फ इसमें से हमारा काम नहीं होता है। इसके भी कुछ अलग अलग टाइप होते हैं, उसको भी मैंने इंक्लूड किए हैं, वो आगे चल के आएगी पीडीएफ के पेज पर। पहले हम इस जो फ्रंट में हमारे दिख रही हैं चीज़ें, हम इसको समझते हैं कि ये है क्या और यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें शब्द भेद की। जैसे शब्द को मेन पहले दो रूपों में जो है विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वो? पहला आपका ये है सार्थक, और दूसरा क्या है आपका निरर्थक शब्द। सार्थक का मतलब ही आप समझ पा रहे होंगे। आप जैसे कोई काम करने जाइए तो कहते हैं ना ये काम आपका सार्थक हो गया, मतलब उसका कोई अर्थ है। और निरर्थक में जो आते हैं वो आपके क्या होते हैं, उसके पर्टिकुलर मीनिंग मतलब नहीं निकल पाते हैं। ये सिर्फ आपको मैं सार्थक और निरर्थक के परिप्रेक्ष्य से बता रही हूँ। बाकी हम अभी आगे देखेंगे कि आपको मेनली एग्जाम में क्या आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हम बात करें, सार्थक को भी कुछ भागों में विभाजित किया गया है और निरर्थक शब्द को भी विभाजित किया गया है। ठीक है, ये अपने अलग अलग हैं, इन सभी को हम देखते चलेंगे। आपकी परीक्षा में जो है इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, लेकिन उसकी डेफिनेशन से प्रश्न बनते हैं। जैसे आप देखेंगे पूछा जा सकता है जो सार्थक शब्द है रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। 2, 3, 4, 5 ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। तो ध्यान रखेंगे जो हमारे सार्थक शब्द होते हैं, सार्थक शब्द को जो है कई कैटेगरी में, कई लेवल पे अलग अलग तरीके से बांटा गया है। जैसे पहला तो बांटा गया है रचना के आधार पे, दूसरा उसकी उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है, तीसरा उसके अर्थ के आधार पर बांटा गया है। तो सभी के कितने कितने भेद हैं ये आपको याद रखना है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है, आज आपको समझने वाली वीडियो है कि आपको हिंदी में समझना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने बताया, पूछा जाएगा रचना के आधार पर सार्थक शब्दों को के कितने भेद हैं। तो कितने भेद हैं याद रखेंगे? 3। 3 कैसे हुए? देखिए, पहला रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। पहले भी हम नाम देखते हैं फिर हम बात करेंगे ये होते क्या है। ठीक है, तो रचना के आधार पर सार्थक शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है या कितने भेद हैं? तो 3 है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अगला हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर सार्थक शब्दों के कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। ये 4 हमारे भेद हैं जो कि उत्पत्ति के आधार पर विभाजित किए गए हैं। उसी प्रकार से अर्थ के आधार पर भी बांटा गया है। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं सार्थक शब्द? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं?
तो एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरार्थी शब्द। अब हम पहले इन सभी का मतलब समझ लेते हैं ताकि हमको और आसानी हो जाए समझने में। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द आप कैसे पहचानेंगे कि ये रूढ़ ही शब्द है? देखिए, नाम से ही लग रहा है कि रूढ़ है, मतलब उसका पर्टिकुलर सिर्फ एक ही उसका जो है यूज जो है मूल रूप में ही उसका यूज होगा। जैसे मान लीजिए हम कुर्सी की बात करें, क्या कुर्सी कुछ ऐसे शब्द हमारे होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका सिर्फ अपना पर्टिकुलर एक ही व्यवहार होता है, एक ही रूप में उसको यूज करते हैं। जैसे हमारी कुर्सी है, फूल है, ये सभी क्या है हमारे रूढ़ शब्द हैं। क्यों? क्योंकि क्या फूल को आप अलग अलग उसमें कुछ तोड़ सकते हैं, ना ही उसको आप अलग करते हैं। आप संधि विच्छेद पढ़ते हैं, समास पढ़ते हैं, तो संधि में क्या होता है, वर्णों का मिलन होता है। दो वर्णों को जब मिलाते हैं तो वो संधि हमारी होती है। समास में क्या होता है, दो शब्दों को जब मिलाते हैं तो वो समास होता है। तो उसमें दो दो शब्द मिल सकते हैं। मतलब रूढ़ ऐसे चीज हो गई जिसको आप तोड़ ही नहीं सकते। एक सिंपल वे में समझिए तो आप पहचान जाएंगे कि रूढ़ शब्द का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब वहीं पर बात कर ले यौगिक। आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो यौगिक पढ़ते हैं ना, कंपाउंड, वहाँ पे जब पढ़ते हैं आप, तो उसमें क्या होता है, यौगिक में किसी न किसी चीज़ का मिश्रण होता है, मिलके चीज़ें बनी होती हैं। तो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो है वे शब्द जो कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनेंगे वो आपके यौगिक शब्द होंगे। यौगिक में जैसे अगर हम बात कर लें, अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर मान लो हिमालय, हिमालय लिखिए, उसमें दो शब्द हैं, कौन कौन से हैं, हिम और आलय है। ठीक है, हिम और आलय से मिलके हमारा हिमालय बन रहा है। तो मतलब ऐसे शब्द जिसको हम दो पार्ट में विभाजित कर पाए या तीन भाग में विभाजित कर पाए, लेकिन जो अलग अलग भाग निकले उसकी भी अपनी पर्टिकुलर मीनिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो वही हमारे यौगिक शब्द होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधान और मंत्री, प्रधान का मतलब भी होता है मुखिया, मंत्री आप समझ ही रहे हैं कि मंत्री का मतलब भी है मुखिया से, मतलब एक जो है रिप्रेजेंट करता है किसी पोस्ट को लेके। तो दोनों के अपने अपने मीनिंग निकल रहे हैं। ऐसे शब्द में नहीं विभाजित करना होता है जिसका अर्थ ही ना निकले। यौगिक शब्द वही होंगे जिसके दो अलग अलग भाग में भी हम विभाजित कर पाएंगे, और अलग अलग जो भाग हो रहे हैं उसकी भी अपनी एक मीनिंग होगी, एक अर्थ होगा, वही हमारे यौगिक शब्द होंगे। ये हमने पढ़ा रूढ़ शब्द, अब हमने पढ़ लिया यौगिक शब्द कि क्या होते हैं। देखिए, इन सभी चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ ये समझना, इतना लिख के आपको बताना या इतने नोट्स रखना ठीक नहीं है। आप इसको वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे कि योग रूढ़ के बारे में, कि योग रूढ़ क्या होता है। देखिए, अभी हमने जो पढ़ा था रूढ़ शब्द, तो मैंने बताया ना कि उसको हम अलग नहीं कर पाते, पर्टिकुलर वो अपने जो व्यवहारिक रूप है सिर्फ उसी में यूज होता है। ठीक है, तो हमने अभी जैसे एक एग्जांपल लिया था कुर्सी का, तो कुर्सी में क्या है कि वो अलग टूट नहीं सकता। लेकिन योग रूढ़ का मतलब है, अगर हम चार पाई यूज कर लें यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, चार पाई का मतलब क्या होता है, जिसके जो है चार पिलर होते हैं, चार पाई, इसीलिए उसको कहते हैं। ठीक है, और चार पाई में आपकी कई चीजें आ जाएंगी, तो जो कुर्सी है आपकी वो भी आ जाएगी। ठीक है, मतलब जिसमें चार पाए जाएंगे, फिक्स इस तरीके से है ना, चार चीजें होंगी, वही आपकी चार पाई में आएगी, तो कुर्सी भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रूढ़ में नहीं होगा। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब जैसे हम जैसे बात कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ होती है, जैसे गाय की बात कर लें, मतलब कोई पशु है उसको चार पैर हैं। ठीक है, तो वो भी आपके योग रूढ़ में आएंगी, गाय शब्द जो है आपका योग रूढ़ में आएगा। अब आप कहेंगे उसको भी तो अलग नहीं कर पाते, लेकिन एक वो स्पेसिफिक मीनिंग दे रहा है अलग से, इस वजह से इसको हम योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी और संकर शब्द के विषय में। देखिए, तत्सम और तद्भव आपके एग्जाम में अलग से पूछे जाते हैं। अभी आज की वीडियो में मैं जो कुछ बता रही हूँ आपको इससे परिचय हो जाएगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये इतना ही है, होता और भी है। आपको अलग अलग वीडियो में अलग अलग चीज़ें भी दी जाएंगी। यहाँ अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आपको इस सब शब्द का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तस्तम की बात करें और तद्भव की बात करें, तस्तम शब्द ऐसे शब्द होते हैं कि वो जो है डायरेक्ट संस्कृत के शब्द होते हैं, उनको ज्यों का त्यों ले लिया जाता है प्रयोग में। ठीक है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनमें कोई भी चेंजिंग ना की जाए और ज्यों का त्यों यूज कर लिया जाए, वो हमारे तस्तम होते हैं। तद्भव क्या होता है, अपने अनुसार जो है शब्दों को जो है तोड़ मरोड़ देना, उसको अपने अनुसार ढाल लेना। जैसे कुछ लोकल लैंग्वेज होता तो संस्कृत में कुछ और है।
ठीक है। अब जैसे मयूर की बात करें, आप मयूर मोर को कहते हैं, लेकिन क्या कोई कहता है मयूर? नहीं, मोर मोर कहते हैं ना। तो उसको क्या किया हमने, अपने अनुसार डाल लिया, हमने आपने नहीं, ये शुरू में ही जो चीज़ें बनती आई, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कन्वर्ट हो गई, वो हमारे तद्भव हैं। मतलब जो संस्कृत के शब्द ना हो वो अपने अनुसार उसको बदल दिया गया हो, वो तद्भव है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसको ज्यों का त्यों प्रयोग में लाया जाता है, वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। विदेशी शब्द में क्या आते हैं, अलग अलग जगह से, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, या आए भी नहीं थे तो बहुत सारी प्रचलन यहाँ पे चले, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है आपको खुद भी पता नहीं होता है, और आप उसमें जैसे फारसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग। तो इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं कि कौन सा आपका फारसी शब्द है। विदेशी में कई प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे आपका कलम होता है, वकील होता है, ठीक है, और आपका कोर्ट है, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हिंदी नहीं, आपको लगता है वो हिंदी है पर वो हिंदी शब्द होता नहीं है, ठीक है, अलग अलग जगह से ली रहती हैं। तो उससे भी रिलेटेड जो है आपको अलग से वीडियो में दूंगी, ताकि वहाँ से जो प्रश्न बने आप कर ले जाएंगे, ठीक है। अरबी शब्द होते हैं, फारसी शब्द होते हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ों का एक हम आपको अलग से सीरीज दे देंगे, उसको आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये उम्मीद है इतनी चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम संकर शब्द की बात करें कि संकर शब्द क्या होते हैं, तो जो होते हैं संकर शब्द जो होते हैं हमारे दो भाषाओं से जो है मिलकर बने होते हैं। दो भाषाएं कौन कौन, मतलब कोई भी दो भाषा होगी, ऐसा शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बना होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं रेल और गाड़ी, रेलगाड़ी आप बोलते हैं, तो रेल जो है हमारा क्या है, इंग्लिश वर्ड है, जबकि गाड़ी जो है हिंदी वर्ड है। तो दो शब्द, दो भाषाओं के मिलने से जो शब्द हमारा बनता है, मतलब दो भाषाओं का योग होगा, उसमें दो शब्द होंगे अलग अलग, जो कि एक साथ मिलकर एक अलग अर्थ देते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना, यहाँ पे अगर हम यहाँ लिखे रेल और यहाँ प्लस लिखे गाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी, एक साथ पढ़ेंगे तो रेलगाड़ी, ये रेल क्या है हमारा इंग्लिश वर्ड है, जबकि ये जो गाड़ी है क्या है, ये हिंदी वर्ड है। तो दो शब्द मिले अलग अलग जो है भाषाओं के, एक हिंदी की एक इंग्लिश के, मिलके हमारे संकर शब्द का निर्माण करते हैं। तो यही हमारे होते हैं संकर शब्द। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि क्या चीज़ें हैं। बात करते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर देखा जाए तो कौन कौन से हमारे, एक अर्थी जिसका केवल एक अर्थ निकले, अनेकार्थी जिसके एक से अधिक मीनिंग होते हैं, अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची सिमिलर मीनिंग जो होंगे हमारे पर्यायवाची शब्द होते। विपरार्थी मतलब विलोम शब्द। ये तो आप अच्छे से समझ ही पा रहे होंगे, इसकी मैंने कुछ सीरीज भी दे रखी है आपको, ठीक है। तो अभी हमने जो जो पढ़ा इसमें पहले इतनी चीज़ों को समझ लीजिए। शब्द के दो भेद हैं मेनली, सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों को कई आधार पर बांटा गया है। जैसे रचना के आधार पर जो सार्थक शब्द हैं तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर सार्थक शब्द चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर शब्द। अर्थ के आधार पे जो है चार प्रकार के होते हैं जो हमारे सार्थक शब्द हैं। कौन कौन से, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरार्थक शब्द होते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई। अभी हमने जो चीज़ें अभी पढ़ी उसी में हमने एक चीज़ पढ़ी थी यौगिक के बारे में। यौगिक में मैंने बताया दो शब्दों का मिश्रण होगा, दो या दो से अधिक शब्दों का भी मिश्रण हो सकता है, लेकिन सभी शब्द के अपने एक मीनिंग होते हैं। तो यौगिक को भी चार तरीके से बांट दिया गया है। कौन कौन से हैं, पहला है उपसर्ग के योग से। पहले उपसर्ग और प्रत्यय का मतलब समझ लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित अलग एक वीडियो आपको दी जाएगी। यहाँ पे छोटा सा मतलब समझ, उपसर्ग का मतलब है ऐसे शब्द जो कि जिसके कोई शब्द है उसके आगे प्रयोग जो चीज़ें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, हमारा क्या आता है, उपसर्ग। और प्रत्यय क्या होता है, जो कि बाद में प्रयोग होता है। मतलब उपसर्ग के योग से जो शब्द बनेगा वो यौगिक जो होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि यौगिक में क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों का मिश्रण होता है। तो जो दो या दो से अधिक शब्द मिलके बनते हैं तो वो किस प्रकार के शब्द होते हैं, एक तो उपसर्ग लगा के, जैसे प्रतिदिन, हमने क्या कहा, प्रतिदिन। तो प्रति क्या है, प्रति पहले लगाया गया है ना, प्रतिदिन है, ठीक है। तो इसमें अगर पूछा उपसर्ग क्या है प्रतिदिन में, तो प्रति जो है हमारा उपसर्ग, जो पहले किसी शब्द के पहले आके जुड़ता है वो उपसर्ग होता है। किसी शब्द के बाद में अगर कोई चीज़ आके जुड़ती है तो हमारी क्या होती है, प्रत्यय होती है,
ठीक है। तो किसी शब्द के आगे मतलब उपसर्ग जोड़कर भी बन सकता है, प्रत्यय जोड़कर भी बन सकता है, उपसर्ग प्रत्यय दोनों जोड़कर बन सकता है, और शब्दों के योग मतलब समास विधि से भी बन सकता है। समास का मतलब मैंने शुरू में बताया आपको कि दो शब्दों के योग को ही समास कहते हैं। दो शब्दों के मिलने से जो हमारा एक शब्द बनता है उसी को समास कहते हैं। और दो वर्णों के योग से क्या होता है, संधि बनती है। तो समास के लिए अलग से वीडियो आपको मिलेगी। तो ये उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं निरर्थक शब्द की। तो निरर्थक शब्द को जो है एक भाग में विभाजित किया गया है, वो है क्या, वो है आपका विकार के आधार पर। विकार के आधार पर का क्या मतलब है, तो विकार के आधार पर निरर्थक शब्दों को दो भागों में बांटा गया, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द का मतलब है ऐसे शब्द जिसमें विकार उत्पन्न करने के बाद हम उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे जिसमें परिवर्तन किया जा सके वो विकारी, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ना ही कोई शब्द अलग से जोड़ के बनाया जा सकता है, वो हमारे अविकारी शब्द होते हैं। और यहाँ पर भी आपको विकारी शब्द के पूछा जाए कितने भेद हैं, तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, तो इसके भी 4 होते हैं। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक, ये हमारे जो होते हैं कुल मिला के 8 हैं। अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाए क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है, ठीक है, सार्थक है या निरर्थक है, तो ये तो है निरर्थक। ये बात और है कि यह अविकारी शब्द है। ठीक है, इस सबको याद रखेंगे, ऑप्शन में कुछ भी आपके आ सकता है। जैसे चूंकि ये निरर्थक का पार्ट है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये निरर्थक के भाग में आया है, तो ये क्या है, अविकारी तो जरूर है समुच्चय बोधक, लेकिन ये है कि ये निरर्थक शब्द में आता है। क्रिया क्या है, ये भी निरर्थक शब्द है, लेकिन ये विकारी का जो है रूप है। तो विकारी शब्द कितने हैं, 3 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी कितने हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक, अभी आपने ये जो चार्ट पढ़ा, इतनी चीजें हमको समझ में आई। अब हम एक एक करके जो इम्पोर्टेंट है संज्ञा के बारे में, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, उसी प्रकार से क्रिया विशेषण, इन सभी के विषय में समझेंगे। इन सब के भी अपने भेद हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या लिख दिया गया है सब समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो केवल पीडीएफ इसको ले भी लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें शॉर्टली बना दी गई हैं ताकि एक ही चीज़ में बहुत कुछ इंक्लूड हो जाए। अगर इसको मैं डिफिनीशन के तौर पे लिखती तो आपको कम से कम 5-6 पेज से ज़्यादा इसका बनता, तो इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। ऐसा चार्ट आपको दिया है, अगर हम कोई चीज़ मैपिंग के थ्रू याद करते हैं तो हमें याद होता है। तो इस तरीके का मैप ही आप भी क्रिएट करिए, अपने सामने एक पेज पे रखिए, ताकि आप जब उसको एक व्यू में देखें तो चीज़ें याद हो जाएं। चलिए आगे देखते हैं। विकारी शब्द, जैसे हमने पढ़ा, विकारी शब्द क्या है, निरर्थक शब्द का ही भाग है, और इसमें विकार उत्पन्न करके मतलब इसमें जो है कोई चीज़ हम जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, जो है विकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण आते हैं। सबको देखते हैं। अब पूछा जाए संज्ञा, आप लोग जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सभी चीज़ें आप पढ़ते होंगे। ठीक है, तो वही चीज़ें इसमें भी हैं। संज्ञा जैसे आप उसमें पढ़ते हैं ना नाउन, वही चीज़ है यहाँ पर संज्ञा, उसकी हिंदी ही होती है। तो संज्ञा पूछा जाए कि कितने प्रकार के हैं या उसके कितने भेद है, तो कितने होती है संज्ञा, 5 प्रकार की। कितनी होती है, 5 प्रकार की होती है। संज्ञा होता क्या है, संज्ञा पहचानते कैसे कि संज्ञा है क्या। नेमिंग वर्ड्स जो भी होते हैं हमारे नाम, वो सभी हमारे संज्ञा में आते हैं। जैसे आपका भी कोई नाम होगा, आपके फादर का कोई नाम होगा, आप जिस शहर में रहते हैं उसका कोई नाम होगा, जिस नगर में रहते हैं, जिस चौक पे रहते हैं, इन सब का कोई ना कोई नाम होगा। आपके आसपास कोई नदी होगी, आप भारत में रहते हैं, तो ये भी क्या है, ये सभी हमारी संज्ञाएं हैं। तो नेमिंग्स वर्ड जो भी होते हैं हमारे सभी संज्ञा होते हैं। ठीक है, ये तो रहा कि सिर्फ संज्ञा होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि संज्ञा के प्रकार हमें समझने हैं कि क्या होते हैं, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कैसे बनते हैं, आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं। एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, पूछेगा कि इसमें बताइए कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए, हमने पढ़ा यहाँ पे संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से, देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा,
समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ये मैंने यहाँ पे अलग से ऑब्लिक करके लिखा है। अब हम बात करें, आपको कई जगह पे थोड़ा कंफ्यूजन देखने को मिलता है। संज्ञा के लिखा रहता है 3 भेद होते हैं। क्या लिखा होता है? 3 भेद होते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में 5 आए तो आप ऑप्शन 5 ही सही करिएगा। 3 क्यों कहा जाता है उसको समझिए। इसलिए क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इसी को मुख्य जो है संज्ञा कहा जाता है कि यही 3 जो है संज्ञा के मेन रूप हैं। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। इन दोनों को जातिवाचक संज्ञा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आपको मैं यह समझा जरूर दे रही हूँ, लेकिन याद रखिएगा आएगा अगर ऑप्शन में जो है संज्ञा के भेद, अगर ऑप्शन में 5 है तो 5 सही करेंगे आप, 3 नहीं करेंगे। 3 क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको बता ही दे रही हूँ कि मेनली जो है पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, इसको मेन माना गया है। लेकिन जो ये दूसरे का भाग यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, चौथा मतलब समूहवाचक, और 5वें की बात करें तो द्रव्यवाचक संज्ञा, इन सभी को जातिवाचक संज्ञा के रूप माने जाते हैं। ठीक है, अगर परीक्षा में कभी पूछ लिया जाए समूहवाचक संज्ञा जो है किसका रूप है या किसका भाग है तो जातिवाचक संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसका है तो भी आप बताएंगे जातिवाचक संज्ञा का। ये सब अगर आप लिखना चाहें खुद से तो लिख सकलिएगा, लेकिन अगर इसको अच्छे से समझ लेंगे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो ये समझ में आ गया आपको संज्ञा के बारे में। आइए इसमें मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, आप पहचानेंगे कैसे उसके बारे में बात करें। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, जो आप पढ़ते हैं ना इंग्लिश में पर्सनल नाउन है ना, तो उसमें क्या होता है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, जैसे आप में से को बहुत सारे लोग होंगे, जैसे कि मान लो मोहन, सोहन और रमेश, दिनेश, सीता, गीता, जो भी नाम हो आपके, और आप जहाँ भी रहते हो, ठीक है, जैसे आप इलाहाबाद में रहते हैं, वाराणसी में रहते हैं, और कहीं पर भी रह रहे हो, तो जो भी नाम होंगे आपके, आज जैसे अगर जो भी आपके नगर के नाम होंगे, किसी चौक होता है ना, चौराहे होते हैं, उसके नाम, कोई फेस्टिवल है, जैसे अभी आपका होली बीता था है ना, होली, दिवाली, ये सब सभी क्या है, सभी हमारी संज्ञा है। लेकिन संज्ञा में किस भाग में आते हैं, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। देखिए यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। देश के नाम हो, व्यक्ति के नाम हो, नदी का नाम हो, नगर, दिन, माह, त्योहार, ये सभी जो हो हमारे होंगे क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। समझ में आया। अब हम जातिवाचक की बात करें, हम कैसे पहचानेंगे कि ये जातिवाचक है, वाचक है। जैसे देखिए, अगर हम जैसे पशु, वस्तु या प्राकृतिक तत्व कोई हो या पद का नाम हो तो वो जातिवाचक, मतलब किसी न किसी एक पर्टिकुलर जाति को डिनोट, या जाति का मतलब कास्ट से नहीं है, ठीक है, जनरल ओबीसी मतलब नहीं है यहाँ पे। जाति का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात कर लें कि जैसे कोई पद है, मान लीजिए कि डॉक्टर, डॉक्टर है, तो उसमें जितने लोग भी शामिल होंगे, चाहे फीमेल हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी लोग उसमें काम करेंगे सभी एक ग्रुप में आ रहे हैं, एक पद उनको डिनोट कर, एक जाति के हैं। पशु के नाम जैसे हमने गाय कह दी, तो गाय कोई भी हो सकती है, काली हो, गाय हो, सफ़ेद गाय हो, लाल गाय हो, ठीक। पक्षी कह दिया, जैसे अब पैरेट कह दिया आपने, तो पैरेट में भी अगर उसकी विभिन्न प्रजातियां आएंगी तो सभी इंक्लूड हो जाएंगे उसमें। समझ में आ रहा होगा आपको। यही चीज़ हमारी जातिवाचक में होती है। भाववाचक का मतलब क्या होता है, नाम सही लग रहा है भाववाचक, जिसमें आपको फीलिंग होगी, आपको दिखाई दे चाहे ना दे। जैसे कहा जाता है जिसमें किसी चीज़ के से गुण, दशा, दोष जो भी होंगे उससे उसका बोध अगर हो रहा है, मतलब उसके बारे में अगर हमको जानकारी मिल रही है तो हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे अगर हम बात कर लें भाववाचक संज्ञा की, बाद में मिठास, आपको कोई चीज़ पूछी जाती कैसा है तो मिठास है, आप उसे महसूस कर रहे हैं, क्या आपको दिखता है, नहीं दिखता, ठीक है। तो उसी प्रकार से गुण की बात करें, जैसे कि किसी चीज़ की कोई पर्टिकुलर क्वालिटी होती है तो उसकी उसमें भी अगर कोई परिवर्तन है तो वो भी आपकी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। समूहवाचक में क्या आएगा, देखिए समूहवाचक और द्रव्यवाचक में मेन अंतर क्या होता है। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे ना, नाउन जब पढ़ते होंगे तो काउंटेबल नाउन पढ़ते हैं और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ते हैं। तो काउंटेबल में क्या होता है, जिसको आप काउंट कर पाते हैं, अनकाउंटेबल में जिसे आप काउंट नहीं कर पाते हैं। समूह वाचक में हम काउंट कर सकते हैं, द्रव्यवाचक को नहीं कर सकते। जैसे अगर हम समूहवाचक की बात करें तो जैसे आपके एग्जाम्पल लें तो परिवार आएगा, सभा है, दल है, समूह है, गुच्छे हैं, तो इसको आप गिन सकते हैं। अब आप कहेंगे सभा में तो बहुत सारे लोग होंगे तो कैसे गिनेंगे, पॉसिबल है, गिन सकते हैं। लेकिन द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक में क्या था, ये अगणनीय होता है, मतलब अनकाउंटेबल होता है। जैसे माप तौल हो सकता है इसका,
जो समूह है उसको मापा तौला नहीं जा सकता, और जबकि द्रव्यवाचक को मापा तौला जा सकता है, जैसे पानी, दही, गेहूं, चावल। अब आप कहेंगे गेहूं है या चावल है, उसको हम गिन सकते हैं। तो देखिए, अगर अब आपको हम दे दें 1 क्विंटल चावल दे दें, उसको गिनने बैठेंगे तो अब मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप कहें हम तो उसको गिन सकते हैं। आपको अगर हम 100 ग्राम चावल दे दें, उसको आप गिनने बैठ जाइए एक एक दाना, वो अलग चीज़ है। लेकिन उसको क्या करते हैं, माप तौल लेते हैं, उसको गिनते नहीं हैं, इसको इसमें लेते हैं। कुछ अपवाद होते हैं जो कि अलग से आपको एक रूल के द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे क्या चीज़ें जो है लागू होती हैं। एक बात और बता रही हूँ कि जितनी चीज़ें आपको इसमें बताई जा रही हैं, चाहे आपको हिंदी की बताई जाए चाहे इंग्लिश की बताई जाए, सबके एक अपने नियम होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, उसके लिए अलग से आपको चीज़ें बताई जाएंगी। यहाँ पर आप सिर्फ ये समझ पा रहे हैं कि मेनली ये सब शब्द क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके भेद क्या है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, उसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, संज्ञा सिर्फ इतनी ही नहीं कि इतना बता दिया ख़त्म हो गया। अगर इसको ही पढ़ाया जाए तो इसमें ही 2-3 दिन लग जाएंगे आपके। ठीक है, आइए आगे देखिए, सर्वनाम के बारे में समझते हैं। सर्वनाम का अगर भेद पूछे तो कितना बताएंगे आप, तो 6 बताएंगे। सर्वनाम होता क्या है, संज्ञा के बदले जो शब्द हम यूज़ करते हैं वो आपके क्या होते हैं, सर्वनाम। जैसे नाउन है, उसके बाद प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन में क्या करते हैं आप, संज्ञा जैसे कोई नाम है, जैसे फीमेल नेम होता है, जैसे मान लो रीता है, ठीक है, और ऋतु है, कुछ इस तरीके के नाम है, आप उसकी जगह शी का यूज़ कर लिए, तो वो सब क्या है, आपके प्रोनाउन होते हैं। अगर कोई मेल नेम है, मतलब बॉय नेम है, तो उसको क्या करते हैं आप, उसकी जगह पर आप यूज़ कर लेते हैं, तो ही का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो आप वहाँ पर यूज़ करते हैं, संज्ञा के बदले जो शब्द यूज़ करते हैं, उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद हमने 6 बताए, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, 6 हैं, 6 का नाम याद रखिएगा। आइए समझते हैं, हम समझेंगे कैसे। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो स्त्री और पुरुष के नाम के बदले अगर हम कुछ भी वहाँ लिखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे बदले में लिखेंगे क्या, जैसे मैंने अभी आपको इंग्लिश में बताया ना कि कोई फीमेल है, अगर इंग्लिश में है नाम जैसे रीता, सीता, ऋतु, सुनीता, सविता, इन सब की जगह शी का यूज़। अगर लड़कों के नाम की बात कर रहे हैं, रोहित, ऋतिक और एनीथिंग कुछ भी है, तो वो सभी हम क्या करेंगे, उसकी जगह ही का यूज़ कर रहे हैं, उसके बदले यूज़ कर रहे हैं ना। तो इसी तरह हिंदी में भी होता है। आप जैसे हम जब इसमें क्रिया की, जैसे हमने कहा वह जाता है, तो आपको पता चल रहा है कि लड़की की बात हो रही, वह जाता है। अगर मैंने कहा वह जाती है, तो आप तुरंत समझ गए कि वो फीमेल कोई है जो कि जा रही है। तो वहाँ से हमें स्त्री और पुरुष के बदले जो चीज़ यूज़ करेंगे नाम के बदले, वही हमारी क्या होती है, वही हमारे पुरुषवाचक जो है सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक का मतलब यहाँ पर ये नहीं समझ लेना कि सिर्फ पुरुषों के नाम में, नहीं, पुरुषवाचक का मतलब है स्त्री और पुरुष के नाम के बदले जो हम यूज़ करें। पुरुषवाचक में भी 3 भाग होते हैं, जैसे आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं वही चीज़ यहाँ पर भी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे उसमें आप पढ़ते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ थर्ड पर्सन में थर्ड पर्सन अलग से नहीं होता, इसको कह देते हैं अन्य पर्सन। जैसे अगर आप हम की बात करते हैं तो वो क्या, आप सेकेंड पर्सन में यू आता है आपके इंग्लिश में, उसी तरीके से इसमें है। वह की बात करें, ठीक, और अन्य में क्या होता है, जैसे आप हम दो लोग कोई बात कर रहे हैं, तो हमारी और आपकी, तो मैं फर्स्ट पर्सन, मैं जिससे बात कर रही हूँ सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन में आता है। तो वही चीज़ इसमें है, जो हम बात कर रहे हैं, तो मैं बात कर रही हूँ तो प्रथम पुरुष में आएंगे, जो सेकेंड पर्सन से से बात कर रहे हैं वो क्या होगा, हमारा मध्यम पुरुष होगा, और जिसके बारे में बात हो रही है वो अन्य जो है पुरुषवाचक में आएंगे। समझ में आ गया होगा इसका मतलब। इसके लिए अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा अलग अलग चीज़ें, फिलहाल मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की है। आगे देखते हैं, निश्चयवाचक को ही हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक। पूछा जाए कि संकेतवाचक सर्वनाम का अन्य नाम क्या है, तो निश्चयवाचक। इसमें क्या होता है ना, इसमें संकेत देते हैं, जैसे पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताना। जैसे कोई सामान रखा है आपके कमरे में, मैं आपसे बोलूं, पर्टिकुलर दिखा के आपको बोलूं कि वह सामान लाओ, तो ये क्या है, ये संकेत मैंने किया, लेकिन मैंने फिक्स बता भी दिया, मतलब निश्चित कर दिया कि मुझे वही सामान चाहिए। ठीक है, तो और अगर आप मान लीजिए मेरे कमरे के बाहर खड़े हैं, मैं आपसे कहूँ आके यहाँ बैठो, तो मैंने आपको क्या किया, फिक्स स्पेस बता दिया कि आकर यहाँ बैठिए, मतलब आप दूर थे, उसको बताया गया कि यहाँ पर बैठिए। ठीक है, तो ये पास है, दूर है, कोई वस्तु है, किसी पर्सन को बताना है। जैसे कोई मान लीजिए
हम दो लोग बात कर रहे हैं, कोई फ्रेंड है जो कि जा रहा है या जा रही है रोड से, तो आप कहते हैं वो देखो मेरी फ्रेंड है, तो फिक्स आपने बता दिया। तो आप जो ये डिनोट कर रहे हैं वह, वो, यहाँ, वहाँ, तो ऐसे तो लग रहा है पर्टिकुलर अलग बोलने में कि मतलब ये फिक्स नहीं है। लेकिन अगर आप उसके साथ पूरे सेंटेंस बोल रहे हैं तो समझ में आ जा रहा है कि क्या है। तो आपकी परीक्षा में यही चीज़ पूछी जाती है। जैसे दे दिया जाएगा कि जैसे कोई चीज़ है कि पेन को यहाँ रखो, ठीक है, यहाँ रखो, तो बता दिया गया कि यहीं रखना है। तो उसमें क्या है, ये कौन सा वाक्य है, या किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है इसमें, वह किस जगह पर, तो ये संकेतवाचक या निश्चयवाचक का प्रयोग किया गया। समझ में आ गया होगा। निजवाचक का मतलब, निज का मतलब स्वयं के लिए, जो आप अपने लिए करते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं आपसे कहूँ मैंने खुद खाना बनाया, मैंने खुद पढ़ाई की, मैंने खुद ही नोट्स बनाए, मैंने स्वयं के लिए काम किया, तो ये सब खुद के लिए हो रहा है, अपने आप के लिए हो रहा है, ये सभी हमारे निजवाचक में आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में से कोई निश्चित नहीं होता। जैसे मैं आपसे कह दूं कल कोई आने वाला है, अब कोई में कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो कोई निश्चित नहीं है। जैसे मैं आपसे आपसे बोलूं कि कुछ चीज़ लेते आना, कुछ चीज़ का क्या मतलब है, कुछ, अगर आपको शायद, आपने पूछा कल क्लास होगी, मैंने कहा शायद होगी, शायद नहीं होगी, तो ये शायद क्या है, तो वो क्या है आपका निश्चित नहीं है। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, हमारे अनिश्चित वाचक सर्वनाम के प्रकार में आते हैं। संबंधवाचक का मतलब क्या होता है, संबंध जैसे बताएंगे, कहते नहीं जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, तो जो शब्द क्या बता रहा है, संबंध को बता रहा है। तो ये जो, सो, जैसा, तैसा, जैसे जो जोड़ के वर्ड बोलते हैं वही हमारे संबंध वाचक होते हैं। प्रश्नवाचक में जैसे कि कौन आया है, क्या है, क्या काम है, तो ये सब हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। हमने अभी आपको संज्ञा बता दी, सर्वनाम बता दिया, उसके भेद बताए, कैसे पहचानेंगे वो भी बताया। यही सब प्रश्न आपको बनते हैं। जब आपको मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी क्वेश्चन की, तो आप अगर ये पढ़े रहेंगे तो अच्छे से करेंगे। आइए विशेषण को देखें। विशेषण मतलब क्वालिटी, विशेषता जो बताए। इसके कौन कौन से भेद हैं, तो इसके मेनली 4 हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक। देखिए गुणवाचक का मतलब है गुण, क्वालिटी से पता चल जाएगा आपको, ठीक है, कि जैसे वह जो है काली गाय है, तो गाय तो है ही है, गाय है कैसी, काली गाय है, उसकी विशेषता है कि वो काली है। राम बहुत तेज दौड़ता है, या तेज दौड़ता है, मान लीजिए, बहुत तेज अभी नहीं कहेंगे क्योंकि वो चीजें और हो जाएंगी। तेज की बात करें तो उसकी क्वालिटी है, ठीक है, वो बहुत सुंदर लड़की है। सुंदर, सुंदरता जो चीज़ है वो हमारी क्या है, क्वालिटी को बता रहा है। अच्छा, तो गुण क्या होते हैं, बुरे और अच्छे दोनों हो सकते हैं, ठीक है। वो बुरा लड़का है या बुरी लड़की है, तो बुराई अच्छाई ये सभी हमारे क्वालिटी में है। आपके लिए भले वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, उससे मतलब नहीं है, वो सभी हमारे गुण को दर्शाते हैं। परिणामवाचक क्या हो जाएगा, जैसे परिणाम, जैसे माप तौल आप करते हैं ना, जैसे हम आपसे कह दें कि 10 लीटर दूध देना है, ठीक है, तो 10 लीटर आपको फिक्स बता दिया गया, 10 लीटर, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, माप तौल में आ जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं, हमारा अगला है सार्वनामिक, जो है आपके विशेषण की बात करें। आइए देखते हैं। देखिए जो आपका सार्वनामिक विशेषण होता है, इसको भी हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें भी ये पता चल रहा है, जैसे कह दें कि वह लड़का जा रहा है, वह पुस्तक राम की है, या मैं कह दूं कुछ भी कि वह नौकर नहीं आया, या वह कलम मेरी है। तो इस मतलब फिक्स मैं बता दे रही हूँ कि वह जो चीज़ है वो मेरी है, या वह लड़का है, वह लड़की, मतलब ये जो इंडिकेशन हो रहा है, जो संकेत किया जा रहा है, वो फिक्स होता है, वही हमारे सार्वनामिक होते हैं। सार्वनामिक विशेषण को हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, ठीक है। अब आइए बात करते हैं संख्यावाचक के विषय में। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं। संख्या होगी तो 2 तरीके की होगी, एक निश्चित और एक अनिश्चित संख्यावाचक। ये जो लिखा है इसका मतलब है संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे अगर हम बात कर, अनिश्चित होगा, जैसे कि कह दे कि हम आप पूछें कि कल, जैसे भीड़ खड़ी है, भीड़ में है कोई, तो हम कह दे कि कुछ लोग खड़े हैं। कुछ लोग में कितने लोग हैं ये नहीं बताया मैंने, तो ये संख्या तो है कि कुछ लोग खड़े हैं, कितने लोग खड़े हैं ये नहीं पता है, ठीक है। तो इसी को अनिश्चित कहते हैं, निश्चित ना हो। और जो निश्चित संख्यावाचक है उसके कुछ हमारे टाइप्स हैं, उसको देख लीजिए, प्रकार। जैसे गणनावाचक, आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसा, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से। और एक होता है
जैसे 1 2 3 सीक्वेंस जो ऑर्डर में होते हैं आपके, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें भी है। तो गणनावाचक अगर कोई चीज़ होगी तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगी। क्रमवाचक पहला दूसरा, कहने की जैसे मान लीजिए किसी सीट पे 10 बच्चे बैठे हैं, तो हमने कहा छठी लड़की या सातवां लड़का जो वहाँ पे बैठा है क्रम से, तो क्रमवाचक में पहला दूसरा। आपको पूछा जाता है ना कि आपका कौन सा स्थान आया है, मेरिट में कौन सा स्थान है, तो क्रम आप बताते हैं ना कि नहीं मेरा 4th है, 6th है, 1st है, इस तरीके से वही चीज़ है। समुदायवाचक में क्या होगा, जैसे कहते नहीं दोनों लोग यहाँ आओ, तीनों लोग यहाँ आओ, तो वही चीज़ होती है। अगर आवृत्ति की बात करें तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बोलते हैं ना, वही 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, वही चीज़ हमारी आवृत्ति होती है। ये सभी निश्चित होते हैं। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक जैसे कहते हैं नहीं, हर हर एक, एक एक या प्रत्येक को आना है, तो प्रत्येक में सभी शामिल हो जाते हैं। तो ये डेफिनेट है, मतलब निश्चित है आपकी। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, निश्चित विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा। देखिए अभी पढ़ते हैं तो सब कुछ आसान लगता है, सब कुछ तुरंत याद भी हो जाता है। जब रिवीजन किसी चीज़ का नहीं किया जाएगा, सबको पता है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसको 1 से 2 बार रेगुलर पढ़िए, याद होगा। देखिए क्रिया की बात करें, क्रिया की भेद की बात करें तो मेनली आपकी 2 टाइप की है। मतलब कर्म के आधार पर क्रिया को बांटा गया है, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, सकर्मक में क्या होता है कि जिसमें जो है क्रिया के साथ कर्म आती है, अकर्मक में क्रिया के साथ कर्म नहीं आता है। और सकर्मक जो हो 2 भाग में हो, 2 उसके भाग होते हैं सकर्मक क्रिया के, जैसे एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक का नाम से ही पता चला, जिसमें एक कर्म हो, द्विकर्मक में इसमें 2 काम हो। कर्म का मतलब काम से है। अगर जैसे अकर्मक क्रिया का मतलब जिसमें क्या मैंने बोला, इसमें क्रिया ना हो। जैसे कहते हैं जो जैसे कि जोकर हंस रहा है, तो वो हंस रहा है, वो कोई काम नहीं कर रहा है। अब आप कहेंगे हंस तो रहा ही है, नहीं, उसको हम काम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कहें कि आप सो रहे हैं, अब सोना कोई काम नहीं है, आप सो रहे हैं, तो वो कर्मक में हो जाए। जैसे कह दिया है कि मोहन लिख रहा है, तो लिखना वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, तो वो कर्मक में आएगा। ठीक है, तो यही होते हैं। क्रिया की अगर बात करें तो क्रिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको अलग अलग पढ़नी पड़ेंगी। ठीक। अब विकारी शब्द की बात करें, जैसे हमने यहाँ पे विकारी शब्द में काफ़ी चीज़ें यहाँ ऊपर देखी थी। जैसे आपने देखा था क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो इन सभी के, जैसे संबोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक के आपको अलग अलग उसके टाइप्स नहीं पढ़ने, ना ही यहाँ से ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर केवल बात करने वाले हैं क्रिया विशेषण की, जहाँ से आपको प्रश्न बनते हैं। उसके भेद हैं, उसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, आइए देखिए। और ये अविकारी शब्द का पार्ट है। तो क्रिया विशेषण के 4 भाग हैं, कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। जैसा नाम है वही काम भी है, समझ जाएंगे। देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण क्या था, पहले क्रिया विशेषण क्या है। विशेषण आपने पढ़ा, विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताएगा? जैसे हमने पहले पढ़ा जो पढ़ा हमने कर्ता पढ़ा, सॉरी संज्ञा पढ़ा। तो संज्ञा क्या है? नेमिंग वर्ड्स थे। फिर संज्ञा की जगह जो शब्द प्रयोग जाएंगे सर्वनाम होंगे। और हमने विशेषण पढ़ा, तो विशेषण का मतलब क्या होता है कि ऐसा शब्द जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, वो विशेषण है। ठीक है, अब हमने यहाँ क्रिया विशेषण बताया, जो क्रिया, जो संज्ञा और सर्वनाम काम कर रहे हैं, मतलब क्रिया कर रहे हैं, उसकी विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसके भाग 4 हैं, कौन कौन से हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक का मतलब जैसे कह दें आपको, कल आना है, परसों आना है, कल परीक्षा होगी, आज परीक्षा होगी, ये क्या डिनोट कर रहा है? काल को बता रहा है, टाइम को बता रहा है। तो ये हमारे क्या होते हैं? कालवाचक। और यहाँ जो मैंने लिखा है कब क्वेश्चन मार्क, कहाँ क्वेश्चन मार्क, कैसे, किस, इसका मतलब ये कि अगर हम किसी दिए गए सेंटेंस में इससे क्वेश्चन करें तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको कह दूँ कि कल आना है, आप पूछेंगे कब आना है। किसी, जैसे मैंने 2 कैंडिडेट है, मैंने एक से कहा आपको कल आना है, और जो तीसरा है कैंडिडेट, उसने उस बंदे से पूछा कि कब आना है। कब का क्वेश्चन होते ही उसको काल का पता चल गया ना। तो जो काल का पता चल रहा है वो हमारे किस में आता है? क्रिया विशेषण के पार्ट में आता है। अगर हम आपसे पूछें कि कल क्लास में आना है, कल क्लास मान लो मैंने बोल दिया इलाहाबाद में चलेगी, तो मैंने एक प्लेस बता दिया आपको, या कुछ भी बता दिया, या कोई क्लासरूम है, मैंने कहा कि कल क्लास ऊपर वाली, जो कल आपकी क्लास है 3rd फ्लोर पर चलेगी। तो मैंने आपको बताया, अगर आपने उस क्वेश्चन को कहाँ से शुरू किया, कहाँ क्लास चलेगी, तो आपको समय, स्थान का पता चल जाएगा कि कहाँ पर चलेगी। तो स्थानवाचक में ऊपर, नीचे, बाहर, अंदर,
यहाँ वहाँ, मतलब ये चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। रीतिवाचक में धीरे धीरे, रोते रोते, या जल्दी तेज, जैसे कहते हैं नहीं, जल्दी लिखो, जल्दी पढ़ो, ठीक है, धीरे धीरे बोलो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या हमारी रीति की बात में आती हैं। जैसे पूछा जाए वो लड़का कैसे चल रहा था, तो आप कहेंगे धीरे धीरे चल रहा था। तो उससे आपको पता चलता है क्वेश्चन करने से। परिणामवाचक का मतलब होता है अधिक, कम, थोड़ा, ज़्यादा। जैसे कहा जाए थोड़ा ज़्यादा पढ़िए, थोड़ा कम पढ़िए, अधिक से अधिक पढ़िए, ये सब क्या है, तो ये परिणामवाचक है, ठीक है। तो ये सभी जो है, इसको क्वेश्चन करने से आपको आंसर मिलते हैं, वही आपके क्रिया विशेषण को बताते हैं कि सेंटेंस आखिर है कौन सा। तो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं इसको अच्छे से याद करिएगा। इसमें है तो पीडीएफ की 2 पेज, लेकिन पूरे चार्ट को मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी कितना भी कम करेंगे इतना तो आपका टाइम लगेगा ही। वीडियो को इंक्रीज़ कर लीजिए स्पीड, और आप सुन लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, इतना बहुत है आज के लिए। आप इसको पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलेंगे। अगर आपकी कोई डाउट हो पढ़ाई से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं, और ऐसे अभ्यर्थी ही कमेंट करें जिनको सिर्फ पढ़ाई से संबंधित क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद।